स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 लोकेशन से एक बार नहीं, 2 बार देश के दुश्मनों को और अपने सियासी दुश्मनों को फाइनल वार्निंग दे दी है। मोदी ने बिना लाग लपेट के सीधा मैसेज दिया है कि भारत को बदनाम करने वालों की साजिश नाकाम करके रहेंगे। भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हिंदू को मुसलमानों से लड़ाने की प्लानिंग करने वालों को सबक सिखाकर रहेंगे। जो लोग भारत में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इतना सख्त लहजा मोदी ने कई दिनों के बाद इस्तेमाल किया है। तो आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी को इतना अग्रेसिव होना पड़ा? देश के बाहर और देश के भीतर वो कौन सी साजिश है, वो कौन से साजिश करता है जिनसे आप सबको सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी ने स्टांस बदल लिया है, बिना लाग लपेट के सख्त मैसेज दे दिया है। कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई, समाप्त नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। मोदी का मैसेज विदेश में बैठे एंटी इंडिया गैंग के लिए भी है, देश में बैठे मोदी के दुश्मनों के लिए भी है। प्रधानमंत्री को पब्लिक के बीच आकर यह सब क्यों कहना पड़ा? मोदी ने आगे क्या कहा? किसे सुधर जाने का हिंट दिया, किसे संभल जाने को कहा? पूरी बात आगे सुनाएंगे, मगर उससे पहले यह देखिए कि मोदी को यह इशारा क्यों देना पड़ा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है। मोदी के विदेशी दुश्मन हाथ धोकर पीछे पड़े। सोशल मीडिया पर 24 से पहले एक नया प्रोग्राम फिट किए बैठे हैं। मुसलमानों को डराने के लिए मोदी की तस्वीर वाले आर्टिकल शेयर किए जा रहे हैं। हिंदू फोबिया वाला नैरेटिव फिर से चलाया जाने लगा है। एजेंडे वाली एक ही फिल्म को बार बार प्रमोट किया जा रहा है। कभी एक हैंडल से तो कभी दूसरे हैंडल से मोदी पर हिट जॉब हो रहा है। इस वक्त मोदी के पीछे 2 गैंग पड़े हैं। पहला गैंग इंटरनेशनल है, जो 7 समंदर पार से मोदी को टारगेट कर रहा है। दूसरा गैंग नेशनल है, जो इंडिया में रहकर मोदी पर हमलावर है। सबूत आपके सामने है। पहला पोस्टर ये रहा। हिटलर वाले टेक्स्ट के नीचे देख लीजिए किसकी फोटो है। डरो मत मोदी से वाले टेक्स्ट के साथ दूसरे पोस्टर में ओवैसी। मोदी पर चौतरफा अटैक के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स बने। पहले टेम्पलेट में एक विवादित डॉक्यूमेंट्री है। दूसरे टेम्पलेट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे मोदी विरोधी है। तीसरे टेम्पलेट में मुसलमान वाली थ्योरी है और चौथे टेम्पलेट में 24 वाली सियासी स्टोरी है। एक एक करके इन सारे टेम्पलेट्स को डिकोड करते हैं। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। जंगल के अंदर कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती, शेर कितने हैं ये गिने जाते हैं, याद रखो। बहना तुम वोट डालो, डालने की भी जरूरत नहीं, जीतना तो हम ही को है। वॉशिंगटन पोस्ट में मोदी पर हेडलाइन अचानक नहीं बनी। कांग्रेस का जारी किया हुआ फोटो अपने आप नहीं छपा। न्यूयॉर्क टाइम्स जेएनयू यूं ही नहीं करने लगा। लेफ्ट का प्रोपेगेंडा यूं ही नहीं छपा। मोदी पर हिट जॉब के लिए देश के बाहर भीतर हिटमैन हायर किए गए। कोई आर्टिकल छाप रहा है तो कोई कैमरे पर आकर कमेंट्री कर रहा है। हमारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीबीसी ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें 2002 में जो हजारों लोगों
को लूटा गया, मारा गया, कत्ल किया गया, खून बहाया गया, सैकड़ों औरतों के बलात्कार हुए, इज्जत से खेला गया। 2002 में क्या कुछ नहीं हुआ था और किसको नहीं मालूम। और आप जानते हैं कि उस वक्त गुजरात के सीएम थे माननीय आज के पीएम नरेंद्र जी मोदी। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें सीधा रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बताया है नरेंद्र मोदी को, कि डायरेक्ट ये जिम्मेदार है, इस पूरे कांड के ये जिम्मेदार है। अब बीबीसी ने हजरत की पूरी पोल खोल दिया तो भारत का भड़कना तो वाजिबी था, फर्ज था। वैसे मैं भी भड़क गया हूं क्योंकि हमारे लाडले वजीर आजम शरीफ इंसान है। और जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 2002 के दंगे और फसाद से हजरत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि जब आप सीएम थे तो सीएम आप थे और आपकी मौजूदगी में इतना सब कुछ हुआ है तो आप छूट नहीं सकते हैं। तो अब अपोजिशन पार्टियां ये कह रही है कि भाई गुजरात की हकीकत भी तो सामने आनी चाहिए। गुजरात में 2002 में जब हजरत जो आज पीएम है उस वक्त वहां के सीएम थे, जो नंगा नाच गुजरात में हुआ था उस पर भी तो फाइल बननी चाहिए जैसे कश्मीर फाइल बनी। बीबीसी की इस सीरीज पर मोदी जी, हिंदुस्तान, मोदी जी बरहम हो गया, बड़ा गुस्सा हो गया। आखिर क्या है ऐसा सीरीज में? गुजरात फसादात पर तो अगर कोई उंगली रखे, कोई बोले तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुल्क में रहा तो उसका क्या हाल होगा। जेएनयू के बयान में कहा गया कि ये इस बात पर जोर देने के लिए मोदी विरोधी हेट ब्रिगेड एक हफ्ते से खूब हाथ पांव मार रहा है। हम आगे मुतासिर हो सकती है, मुताल्लिक़ तलबा अलग अलग पैंतरे अपना रहा है। कैमरे के सामने आना, पीछे मोदी और पश्चिमी मीडिया के पाखंड वाले पोस्टर को चिपकाना और मौका मिलते उसमें मुस्लिम वाला एंगल डाल देना। इस हिट जॉब की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से मोदी ने बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों के करीब जाने को कहा है, सारा खेल उसी के बाद शुरू हुआ है। वजीर आजम की मुस्लिम दुश्मनी बताई गई कि वजीर आजम को मुसलमानों से कितनी दुश्मनी है। उन्होंने बोला है कल अपने लोगों को डांटते वक्त, खबरदार मुसलमानों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहना। तो अब कुछ लोग कह रहे कि बीबीसी का असर तो नहीं जो मोदी जी की भाषा बदल गई है। मोदी को बदनाम करने की यह साजिश बहुत बड़ी है। इसमें एक ट्विस्ट है। यह विदेशी स्क्रिप्ट आज नहीं लिखी गई, अचानक नहीं लिखी गई, सब वेल प्लान्ड तरीके से हुआ। वो भी आज नहीं, सितंबर 2021 में। आप यकीन नहीं करेंगे, चलिए सबूत दिखाते हैं। सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर द मोदी क्वेश्चंस के नाम से एक अकाउंट है। 12 सितंबर 2021 को यह चैनल क्रिएट हुआ। 25 मई 2022 को पहला मैसेज डाला गया, लिखा था द मोदी क्वेश्चंस लोडिंग सून। इसके बाद जून 2022 से ही विवादित डॉक्यूमेंट्री का प्रमोशन टेलीग्राम पर शुरू हो गया और 23 में इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर डिलीवर कर दिया गया। यह शुद्ध रूप से मोदी के खिलाफ एक हिट जॉब कैसे है, यह समझने के लिए आपको ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। Is the absolute disgraceful BBC propaganda programs that have been on over the last 2 weeks. Now, last week we had what could only be described as a hatchet job on Sri Narendra Modi when he was Chief Minister of Gujarat. Because it starts off on the riots in Gujarat in 2002, where it almost mentions, by the way, a train carriage carrying Hindu pilgrims caught fire and the pilgrims were burnt. Ignoring the fact that this train carriage was doused with fuel and then set light by people trying to murder people. And almost ignored that fact at the start of this, and of course this has led to the riots. Then the assertion was that Chief Minister Narendra Modi did nothing to stop these riots. Now, they then showed several clips of Narendra Modi making speeches, going around trying to calm the situation down. He never ever encouraged the riots or tried to promote them. Far from it. He was trying to calm them down. Trying to get people, look, be calm, let's take the heat out of this, literally.
we'll get the perpetrators that committed this crime, and they'll be punished. Then the film goes on, continues on about the inquiry that took place. नोट करने वाली बात यह भी है, विवादित फिल्म के दूसरे हिस्से में 370 CAA के बहाने मोदी पर हमला हुआ। फिल्म में उन लोगों को विक्टिम बताया गया जिन पर UAPA के तहत आरोप लगे। उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया जो 2014 से ही मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। एक और चीज नोट कीजिए, मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा पीस के पीछे जेफरी लॉर्ड क्रिस्टोफे नाम के शख्स का भी दिमाग है। गौर से देखिएगा, इस विवादित फिल्म के प्रमोशन के लिए इस शख्स ने किसे ट्विटर पर टैग किया। वो हैंडल था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और बाकी के दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं। बीबीसी एक ऐसी साजिश कर रही है जो भारत के मुसलमानों को उकसाने का काम पाकिस्तान और ये वाइट सुपरमैसिस्ट हैंड्स इन हैंड विथ लेफ्ट और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इकोसिस्टम मिल के सब ये कर रहा है। उसका ये बीबीसी ने किरदार अदा किया है और ये मुफ्त में किरदार अदा नहीं किया। ज़ाहिर है जो प्रोड्यूसर है उसके वारे नहीं आ रहे हो गए होंगे, उसने बड़ा माल बनाया होगा इस सिलसिले में। तुम जितना भी बीबीसी भोंकते रहोगे, भारत के लोग इतना ज़्यादा वोट देंगे मोदी जी को। 2002 के जिस वाक़े की ये बात करते हैं, उसके बाद मोदी जी एक ज़बरदस्त विक्ट्री लेके आए, भारत में प्रधानमंत्री बने और तब से मोदी जी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के तौर पे चल रहे हैं। विदेशों में बैठा ये पूरा का पूरा नेक्सस है। इसमें सिर्फ एक या दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी कीमत पर मोदी को 2024 में जीतते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए बाहर बैठकर साजिशें रच रहे हैं। मगर अब विदेशों में बैठे हिंदुस्तानियों ने कमर कस ली है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ एक्शन उधर भी होगा। ये इनका इकोसिस्टम है। आप देखें, आपके भारत के लिखारी, ये बीबीसी की एक जाली झूठों भरी डॉक्यूमेंट्री आई तो सब निकल पड़ी। फिर कहते हैं भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म हो रहा होता ना, इवन अगर करेक्ट भी चीजें चलाई जाती ना भारत में, फेक सिक्युलरिज्म ना चलाया जाता ना, तो आज ये सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फेस करने पड़ते। और इधर मोदी ने भी इशारों इशारों में देश के दुश्मनों को चेतावनी दे दी है कि भारत इस बार न पीछे हटेगा, न डरेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत अटल है, अजर है, अमर है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। मोदी के सामने चुनौती सिर्फ विदेशी दुश्मनों से निपटने की नहीं है। घर के भीतर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि किसी तरह मोदी को कुर्सी से हटाया जाए, और यह मोदी विरोधी टेम्पलेट का दूसरा हिस्सा है। और इस टूलकिट में शामिल हिटमैन पॉलिटिकल है जो विदेशी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। कभी चीन तो कभी फिल्म, बस यही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों की पोल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली है। बड़े देश जो हैं, ये स्वाभाविक है कि वो अपने ही बारे में सोचते रहे। ये उनकी एक किस्म से डीएनए की एक कमी है कि नहीं, ये खाली भारत के बारे में नहीं, सब बड़े देश जो हैं वो अपने पर, माने उनका पूरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर होता है। साफ कहूँ तो विपक्ष में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, कभी उनके विचार भी ऐसे हैं कि मैं भी खुद कभी मुझे समझने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आप पूछें कि उनमें आत्मविश्वास क्यों नहीं, यार वो ये लोगों को क्यों गुमराह करते, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैलाते, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि मुझे पता है कि
मैं साफ कहूं तो वो भी राजनीतिक है कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं। उनको पता है कि वो सच नहीं। उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है, आत्मविश्वास की कमी। हो सकता है कमी कुछ और भी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे इस देसी पिक्चर का पार्ट 2 शुरू होता है, जिसकी शूटिंग इस वक्त कश्मीर में चल रही है। प्रियंका कश्मीर का चप्पा चप्पा राहुल के साथ छान मारती हैं। राहुल महबूबा के साथ कदम ताल करते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं और थोड़ी देर बाद महबूबा ट्विटर पर आकर ये नैरेटिव देती हैं कि राहुल तो ताजी हवा के झोंके की तरह है। मोदी ने तो हमें कैद कर रखा था, 2019 से ही नजरबंद कर रखा था। महबूबा के ट्वीट का पॉलिटिकल मैसेज समझ रहे हैं आप। इरादा 24 में राहुल के साथ जाने का है, इशारा राहुल को ही पीएम बनाने का है। कैमरे पर कांग्रेस के नेता खुलकर तो नहीं कहते, लेकिन इशारा आप खुद भी समझ सकते हैं। इतनी बड़ी यात्रा आजाद भारत के बाद किसी राजनेता ने नहीं की है। जिसने भी की है उसको लाभ मिला है। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी की एक कदम है और राहुल गांधी उस कदम की ओर आगे बढ़ चुके हैं? सभी तपस्वी अध्याय 2 भगवत गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को दिया था वो याद करते हैं, उनके मन में रहता है। जब कोई काम करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संघोस्त्व कर्मणि। समझे? हे अर्जुन, तुम्हारा हक है काम करने का, काम के नतीजे पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अधिकार है काम करने का, तुम्हारा धर्म है काम करने का। हमारा धर्म है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। समझ रहे हैं आप? देश और विदेश में बना ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान ही मोदी और मुसलमान को ध्यान में रखकर रेडी किया गया है। राहुल को हीरो के तौर पर यूं ही नहीं प्रमोट किया जा रहा है, खेल बड़ा है। मोदी जी सड़क पर आ गए, मोदी जी रोड पर आ गए। राहुल गांधी की कामयाब यात्रा को देखते हुए वो घबरा गए, फिक्र में आ गए कि अगर अब मैं रोड पर नहीं उतरा तो फिर कहीं राहुल बाजी न मार ले जाए। सारी पोल खोल के रख दी है इस भारत जोड़ो यात्रा ने, तो मोदी जी बेचारे घबरा गए हैं और अब मोदी जी भी सड़क पर यानी रोड पर आ गए हैं। या यूं समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने मोदी जी को भी रोड पर आने पर मजबूर कर दिया है। विदेशी डॉक्यूमेंट्री का टेप सामने आने के बाद अचानक से मौलाना ब्रिगेड भी एक्टिव हो गई है। अलग अलग मंच सज गए, पुराने वीडियो में नया तड़का लगाकर परोसा जा रहा है और हर जगह मोदी का नाम फिट करके मुसलमानों को डराने वाला प्रोग्राम चालू हो गया है। प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी गई है। चाय 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 लेकर आपको चाय नहीं बेचनी पड़ेगी, उसका तो काम चाय बेचने का है और आपसे कहता है पकौड़े तलो। खुद तो चाय बेचता था, दूसरे को पकौड़े तलवा रहा है। डिपार्टमेंट तुम्हारा, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा, इलेक्शन का रूल्स तुम्हारा, इलेक्शन का कानून तुम्हारा, गुंडागर्दी सब तुम्हारे। जीतना क्या कमाल है? मुसलमान खाली आजमाया गया। हिंदुस्तान में 70 पर 5 साल से मुसलमानों की हालत 2 फुटबॉल टीमों के बीच में रहने वाले एक बाल की होकर रह गई। कोई टीम बना नहीं सके हमें।
लेकिन बाल बनकर खुश होने लगे, देखो हमें गोल के अंदर जा रहे हैं, गोल के अंदर। अरे कैसा जा रही, लात मार को जा रही। हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, हमारे भरोसों को तोड़ दिया, आज हमको इस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मौत होगी वरना जीत हमारी होगी, उतना उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मौत होगी वरना जीत तो हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बतला दो इन जाहिल इंसानों को, बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरते मुस्लिम जिंदा है। बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरते मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। मुसलमानों के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। मैं मुसलमानों आप हजरात को कहना चाहता हूं, चाहे हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, मगर इंशाअल्लाह दुनिया भर को कहते हम किरायादार नहीं है, बोलो हम हिस्सेदार। अरे भाई जोर से बोलो, हम किरायादार नहीं है, हम सारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हिस्सेदार। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, 24 वाली असली पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए किस किस तरह के किरदार सामने आते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और इतना तय मानिए कि 24 से पहले अभी कई और एंटी मोदी नैरेटिव विदेश में बनेंगे और देश में मोदी के दुश्मन उसमें मिर्च मसाला डालकर हिंदू मुसलमान फिट करके परोसेंगे। शुरुआत हो चुकी है। 10 साल से जो नशा दिया गया था, अब चेक करने का वक्त आया। तो जगह जगह से चेक कैसे किया जा रहा है। कभी इनके नबी को गाली दे दो, देखते हैं अभी कितने बेहोश हैं और कितने होश में। अल्लाह, कुरान को गालियां देकर देखो, ये तुम्हारा टेम्परेचर नापने का वक्त है। जो ये पिछले 10 साल से हमारी इस कौम को नशा दे रहे थे, लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र ये है, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में भी देखा। तकरीबन 6 महीने में 22 स्टेट को जाकर मैंने कई शहरों का दौरा करके देखा। ये जो भीड़ है हर शहर में है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के इश्क के लिए है। और फिर हमने हर गली से एक नारा सुना, जहां से देखो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, हाथ उठाता है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा नारा लगाना इस बात की अलामत है कि जालिम कुत्तों का दिया हुआ नशा अभी पूरा तुम पर असर नहीं किया है। एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। और अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की लेटेस्ट कहानी भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम भाईचारे की रट लगाने वाले पाकिस्तान को आज बहुत जोर का झटका लगा है। इस्लामिक दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों ने पाकिस्तान की सांसें ही रोक दी हैं। जी हां, कश्मीर को पाकिस्तान ने अपनी सांसों का सवाल बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान को भीख देने वाले ये इस्लामिक देश उससे कह रहे हैं कि कश्मीर भूल जाओ, पाकिस्तान दिवालिया की हालत में पहुंच चुका है, उसे विदेशी कर्ज की जरूरत है। यही इस्लामिक देश हर बार इसे कर्ज देकर बचा लेते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को कर्ज की बजाय नसीहत मिल रही है कि कश्मीर को भूलो, भारत से रिश्ते सुधारो और अपनी जान बचाओ। बचना है तो भारत से दोस्ती करो, कश्मीर भूल जाओ। पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि उनकी बात सुने। ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कश्मीर को भूलें और आगे चलें। आपका इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप बनाना, ठीक करना, ट्रेड शुरू करना, इस मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया का प्याज शुरू हो गया, प्याज, सब्जी, टमाटर वगैरह सस्ता हो सकता है, ये करें तो। इन्होंने तो बैन लगाया है उसके साथ। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी अपने हुक्मरानों को यही नसीहत बरसों से दे रहे थे, लेकिन अब तो उन लोगों ने भी यही 2 टूक कह दिया है जिनके पास शहबाज शरीफ कटोरा लेकर जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को साफ झटकार दिया है कि अगर बर्बादी से निकलना है तो भारत से रिश्ते सुधारो और कश्मीर भूल जाओ।
जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब रही है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इवन वो भी हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप भारत के साथ अमन करें और कश्मीर पर समझौता कर लें और कश्मीर को भूल जाएं। जो अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम ऑफ एंड ऑन मदद लेने जाते हैं, उसमें सऊदी अरब है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब ये जो दोनों ममालिक हैं ये पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि मुश्किल औकात में मदद भी करते हैं और पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि उनकी बात सुने। तो अब ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कश्मीर को भूलें और आगे चलें और 5 अगस्त 2019 का जो भी मामला है उस पर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो अहम दोस्त ममालिक हैं, खास करके सऊदी अरब जो OIC को लीड करता है, इनका कश्मीर के हवाले से जो अब मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली आती जा रही है। पाकिस्तान को ये नसीहत सुनकर लकवा मार गया है। इस्लामिक दुनिया के दो सबसे अमीर और रसूखदार देश जिनके भरोसे पाकिस्तान 75 सालों से सांस ले रहा है, जिन दोनों देशों के पास पाकिस्तान जब तक भारत के नाम पर आंसू बहाने पहुंच जाता है, वो अब पाकिस्तान के रोने से तंग आ गए और साफ लफ्जों में कह दिया है कि अपनी झंझटें आप संभालो और अगर वजूद बचाना है तो भारत से रिश्ते सुधारो और कश्मीर भूल जाओ। जहां हमारा एक सहारा समझा जाता था कि वहां से कर्जा लेके पाकिस्तान की क्राइसिस फिर भी कुछ कम कर सकते हैं, आज उन्होंने भी मुंह फेर लिया है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने कल स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने लगाए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे लोन दिया गया है वो इस डेट पर वापस हो जाने चाहिए और ये कहा है कि कोई मोहलत नहीं है। क्या समझते हैं कि चाइना ने जैसे मुंह फेरा एकदम? चाइना की इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी यही है। अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें जिन्हें भी चाइना सपोर्ट करते हैं, चाइना का यही है कि आप एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन्स देते हैं, उसके बाद आपकी इकोनॉमी एक तरह की हाईजेक कर लेते हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ भी वही कर रहा है। वो सबको उनको पता है कि इनको पैसे देने, इनके महीना 2 महीना 4 महीने इनके रह गए, इसके बाद इन्होंने पैसे किसने वापस करने हैं? आप देखें ना, किसी से लोन लेते हैं जब उसको पता है कि आपने घर छोड़ जाना या आपने कुछ करना तो आपको लोन देगा, कभी नहीं देगा वो। उनको तो बल्कि पहले के लाले पड़े, उनके पहले ये कैसे वापस करेंगे पैसे। दुनिया को इंडिया की जरूरत है ना। इंडिया जितना पैसा कमा रहा है, जितना वहाँ पे काम हो रहा है, तो जाहिर बात है वो उसके पल्ले कुछ है तो लोग उसको रोकते हैं। इंडिया में हमारे साथ ही आजाद हुआ था। इंडिया में 70 साल से डेमोक्रेसी है, हमारे पाकिस्तान में 40 साल माशाल्लाह। 30 साल जो आए हैं उनमें भी किसी को टर्म नहीं पूरा करने दिया। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की जोरों पर चर्चा है कि सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। दोनों इस्लामिक देश पाकिस्तान को कश्मीर भूल जाने की सलाह दे रहे हैं और दोनों देश पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मदद करने की बात भी कह रहे हैं। याद कीजिए, चंद रोज पहले ही पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ भीख मांगने UAE पहुंचे थे। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के बाद शहबाज को अचानक भारत से दोस्ती याद आ गई। I have requested yesterday my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan and UAE is a brotherly country. He can play a very important role to bring the two countries on the talking table, and I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. UAE और सऊदी अरब दोनों देशों के साथ पिछले सालों में भारत के रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। दोनों देशों में PM मोदी के दौरे और गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें पाकिस्तान की छाती पर सांप की तरह लौट रही हैं। पाकिस्तानी ये सोच कर बेचैन है कि इस्लामिक भाईचारे की बजाय दोनों मुल्क भारत से नजदीकी क्यों बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मतलब जिसमें सऊदी अरेबिया उसको लीडर के तौर पे जाना जाता है और लिया भी जाता है, दुबई है, UAE है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यानी पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के ऊपर? सऊदी अरेबिया हैज डन बेटर थिंग्स। उन्होंने अपने सिलेबस में, आई थिंक नॉट ओनली सिलेबस में बट ओवरऑल योगा को बहुत प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। है, बिल्कुल शामिल है। टॉकिंग अबाउट the overall people of Pakistan, they hate anything that is not Muslim. They hate and they try to form a zabardasti ka bond or zabardasti ka brotherhood with other Muslims. Zabardasti, just because Muslims होने के नाते। मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उसका छोटा भाई हूँ। अब इसको कोई मतलब वो
हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक इस्लाम के, जिसे कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को जी इस्लाम का किला भी, या फिर सारे मुस्लिम जो है, क्योंकि हज उम्रे सब कुछ वहीं पे है, तो एक अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है। बेशक जितने मर्जी हम कह दें, लेकिन फिर भी एक अलग से। तो उस आदमी ने कह दिया, अब कोई कहे कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने जिसे कहते हैं कि मोदी जी को भाई क्यों कहा, कोई कह सकते हाँ। उन्होंने कहा, बोलो ना कि उनको भी भक्ति बोल दो, उनको भी सांगी बोल दो। हर कोई जो मोदी जी को प्रेस करता है उसको यहाँ भक्त और सांगी बोला जाता है, उनको भी बोल दो। फिर कोई सेंस ही नहीं है इसमें। हजार सी बात है, उन्होंने थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें चेंज हो सकती है। पाकिस्तान को जो बात समझ नहीं आ रही है वो ये है कि अब अरब देश भी दुनिया को इस्लामिक चश्मे से देखने के बजाय अपने आर्थिक हितों को आगे रखकर संबंध बना रहे हैं। धारा 370 खात्मे के बाद मार्च 2022 में पहली बार कश्मीर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई। इस निवेश सम्मेलन में सबसे बड़े भागीदार यूएई और सऊदी अरब ही रहे। कश्मीर इन्वेस्टमेंट समिट में यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग की 33 कंपनियां शामिल हुई। इन कंपनियों ने भारत के साथ 3000 करोड़ के समझौतों पर दस्तखत किए। ज्यादातर समझौते कश्मीर में रियल एस्टेट, टूरिज्म और आईटी के क्षेत्रों में किए गए। खाड़ी देश कतर भी कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए तैयार है। पाकिस्तान को जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तानी और सऊदी हुक्काम की, उसमें ये वाजे कर दिया गया है कि अब हम उस तरह से पोजीशन पब्लिकली नहीं ले सकते कश्मीर के ऊपर जो माजी में लेते थे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत एक्सपेंशन हुई है। सऊदी अरब और जो यूएई हैं वो ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वहां पे सरमायाकारी की जाए, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, टूरिज्म के अंदर, आईटी के अंदर। भारत के साथ कारोबार करके अरब देश अपनी इकोनॉमी को और भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो पाकिस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते एक तरफा हैं, यानी इस्लाम के नाम पर चंदा देना। लेकिन अरब अब इन रिश्तों से थक चुके हैं। मैं अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके अपना यूएई से होके आया हूँ। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। दिवालिया से बचने के लिए खस्ताहाल पाकिस्तान ने दोनों देशों से कर्ज मांगा था। सऊदी अरब ने आईएमएफ की शर्तें पूरी किए बिना पाकिस्तान को कर्ज से इनकार कर दिया है, जबकि यूएई ने $1 अरब कर्ज देकर अपनी जान छुड़ाई। वैसे भी पाकिस्तान के $4.3 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब यूएई का ही पैसा है। अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं। तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है। वहाँ पे दुनिया में जहाँ भी देख ले वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ये वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। साफ है कि पाकिस्तान का इस्लाम राग और कश्मीर का रोना अब कहीं नहीं चल रहा है, ना अरब देशों में, ना ओआईसी में और ना यूएन में और ना अमेरिका में। भारत जो है वो धीरे धीरे तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो गया। ये भारत की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मुस्लिम दुनिया के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक पैदा किया जाए। और उसकी वजह ये है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए या हो रहे हैं ये तो बहुत रिसेंट हैं। इंडिया के रास्ते में इस्लामी दुनिया के साथ इतनी गर्मजोशी का अगर रास्ते में कोई रुकावट थी तो वो पाकिस्तान था, वरना उनको डायरेक्टली उसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने जो दुनिया के बारे में अपने रवैये तब्दील किए जिसमें इंडिया और इसराइल सरे फहरिस्त हैं,
और इस तरह जो पाकिस्तान या पैलेस्टाइन जैसे इश्यूज थे उनको उन्होंने डिटैच किया। 5 अगस्त 2019 के बाद यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद कश्मीर तेजी से बदल रहा है। आतंक की घाटी में तब्दील हो चुका कश्मीर अब तरक्की के उसी हाईवे पर आ चुका है जिस पर पूरा भारत रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन ये रफ्तार पाकिस्तान को बहुत खटक रही है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, डायलॉग की इंडिया के साथ रिलेशनशिप की। जाहिर है वो तो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उन्होंने की थी, उसका मतलब बेसिकली उसका कोई खास मकसद था नहीं, ना ही उससे कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई चेंज जो है वो उसमें आ सकती है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि उससे निकलने के लिए पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। ये जितने भी मसाइल हैं, ये जो कि नॉन इश्यूज हैं, उसको पाकिस्तान ने इश्यूज बनाया हुआ है। इन नॉन इश्यूज को छोड़ना होगा, जिसमें आपने जाहिर है उसमें कश्मीर जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। कश्मीर का कोई भी मतलब इंटरनेशनल सीन पे कश्मीर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है, वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है। वहां पे ना कोई अपराइजिंग है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 के बाद और 35A के बाद जो है बहुत अपराइजिंग हो गया और ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं कश्मीर में। और वो अगर हालात वहां पे खराब होते हैं तो वो इस वजह से खराब होते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जो मान जाए वो पाकिस्तान कैसा। बिलावल भुट्टो हाल ही में कश्मीर में मानवाधिकार और मुसलमानों के नाम पर UN में रोना रोकर आए, लेकिन उनके अपने मुल्क में हिंदुओं के साथ कैसा जुल्म हो रहा है इस पर वो खामोश है। पाकिस्तान में दिसंबर 2022 में एक हिंदू महिला से गैंगरेप के बाद उसकी गर्दन काट दी गई। 5 जनवरी को नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर रेप किया गया। 21 जनवरी को शादीशुदा हिंदू महिला को अगवा कर गैंगरेप किया गया और जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी, मुझे इस बात की कोई पता नहीं। आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस DSP से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे, हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।